हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे मेजर्स की जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जाते हैं ताकि किसी इंडस्ट्री में अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन बने रहे। यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन बने रहें किसी इंडस्ट्री में, इस बात की जिम्मेवारी सिर्फ वहाँ के इंडस्ट्री या एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉय हैं उन्हीं उन्हीं की नहीं होती। गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ ऐसे नॉर्म या ऐसे एक्ट पास किए जाते हैं या ऐसे कुछ गाइडलाइन जारी की जाती हैं जिससे कि किसी भी इंडस्ट्री में अच्छे रिलेशन बने रहें, इंडस्ट्री रिलेशन बने रहें। इस बात के लिए बहुत से मैयर टाइम टाइम अनुसार एम्प्लॉय तो उठाते रहते हैं। गवर्नमेंट की कुछ स्टैंडिंग गाइडलाइंस रहती हैं। अब आज हम बात करेंगे सजेशन टू प्रिवेंट डिस्प्यूट कि ऐसे क्या क्या मैयर या सजेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं या गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइंस जारी की जाती हैं जिससे किसी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है बहुत कम हो। इसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो है 1965 में गवर्नमेंट के द्वारा एक पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बनाया गया था। बहुत सी इंडस्ट्री में इस बात के लिए बहुत डिस्प्यूट रहता था कि कितना परसेंट किसी एम्प्लॉय के लिए बोनस होना चाहिए और कितना मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। बहुत सी कंपनियां अपनी मनमानी करती थी या वर्कर ज़्यादा डिमांड करते थे। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया 1965 में कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर बोनस देना है तो बोनस कितना होना चाहिए, मिनिमम बोनस कितना होना चाहिए, मैक्सिमम बोनस कितना होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, साल में कितनी बार होना चाहिए। तो ये 1965 में एक्ट बना था। बाद में 75 में मॉडिफाई हुआ, 1980 में मॉडिफाई हुआ। अब लेटेस्ट में भी इसकी बहुत जल्दी जो है कुछ मॉडिफिकेशन होने वाली है। इसके अलावा वेजिस बोर्ड का गठन किया गया। बहुत पहले इंडिया में कॉटन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, टी इंडस्ट्री डेवलप हुई, सीमेंट इंडस्ट्री जो कि कुछ सेक्टर इंडस्ट्री के डेवलप हुए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर काम करते थे। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये बोर्ड का गठन किया गया कि वेजिस उनकी वेजिस को नॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी जो कि किसी इंडस्ट्री को फॉलो करनी है ताकि वहाँ पे अच्छी इंडस्ट्री रिलेशन बने रहेंगे। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस तरह क्यों चाहती है कि किसी इंडस्ट्री में अच्छे रिलेशन बने रहे। मकसद यही होता है कि अगर किसी इंडस्ट्री में अच्छे इंडस्ट्री रिलेशन बने रहेंगे वह तो वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और हमारी इकोनॉमी को उसका फ़ायदा होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा भी ये नॉर्म कुछ फिक्स किए जाते हैं या बोर्ड बनाए जाते हैं, एक्ट पास किए जाते हैं ताकि किसी इंडस्ट्री में अच्छी इंडस्ट्री रिलेशन हो और अच्छी वहाँ प्रोडक्शन हो। वर्क कमेटी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में बहुत से लोग हाई रिस्क पे काम करते हैं, कोई मिनिमम रिस्क पे काम करते हैं या उनके लिए वर्क के हावर्स डिफाइन नहीं होते। तो गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयर रिलेशन के अच्छे बने रहें तो ये वर्क कमेटी का भी गठन किया गया था और ये गाइडलाइंस हैं उसमें कि 100 या 100 से ज़्यादा कहीं एम्प्लॉय होंगे तो उनको वर्क कमेटी फॉर्म करनी है अपनी इंडस्ट्री में और उसके कुछ गाइडलाइन जारी करनी है और उनको फॉलो करना है। तीसरा जो मैयर गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया वो जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल 1956। 1956 में ये गवर्नमेंट द्वारा एडवाइजरी जारी की गई कि हर इंडस्ट्री में अच्छे इंडस्ट्री रिलेशन बनाए रखने के लिए जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल का गठन किया जाएगा ताकि सभी एम्प्लॉई अपने डिमांड्स को अच्छी तरह रख सकें और जो मैनेजमेंट डिसीजन ले वो मैनेजमेंट ही अपनी मोनोपोली ना चलाए, तो वो अपने निचले लेवल के लिए एम्प्लॉयर के साथ उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें। ऐसे बहुत बहुत गाइडलाइंस है। इन सारी जो मैं आपको ये एक्ट बता रहा हूँ, बोर्ड बता रहा हूँ, इनको जब डिफरेंट लेक्चर बनाऊंगा तो उनको डिटेल से बताऊंगा। अभी आप ये इतना ही नोट कीजिए कि गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कम करने के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस किस तरह गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइंस कुछ इंप्लीमेंट कराती है किसी इंडस्ट्री में। अगली बात है इंडस्ट्रियल रूल्स व रेजुलेशन। ये इसका मकसद ये था कि किसी इंडस्ट्री में पीस बने रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो या कुछ इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस जो है नीचे ले आते हैं या प्राइस बढ़ा देते हैं।
तो इस तरह की कुछ गाइडलाइन इसमें भी जारी की गई है इंडस्ट्रियल रूल्स रेगुलेशन में, ताकि किसी इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी बनी रहे। अब यहाँ थोड़े आप कंफ्यूज होंगे कि इससे स्टेबिलिटी कैसे बनेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लिया अभी आपने देखा होगा टेलीकॉम इंडस्ट्री में किस तरह अनस्टेबिलिटी हो गई है। इनका एक प्राइस बार चला कि 1 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी, 10 पैसे कॉल, 5 पैसे कॉल, फ्री कॉल। इस तरह से अगर अच्छी तरह देखो, हम आपने देखा होगा पूरी इंडस्ट्री ही कोलैप्स कर गई एक तरह से। तो इस तरह की कंपटीशन किसी भी इंडस्ट्री में ना हो जाए, तो और प्राइस जो है उनके इतने रहें कि वो जितना उनकी प्रोडक्शन है, तो इस तरह बने रहे। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल ट्रूल्स रेजोल्यूशन का भी गठन किया गया है। बाकी कभी इसको डिटेल से कवर करेंगे। कोड ऑफ डिसिप्लिन, कोड ऑफ डिसिप्लिन का इस मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय कितनी छुट्टियां लेगा, कितनी उसकी पब्लिक हॉलिडे मिलेगी उसको, कितनी उसको अर्ली मिलेगी, कितने उसमें वर्किंग आवर रहेंगे। तो सभी कंपनी को ये गाइडलाइंस होती हैं कि आपने अपने कोड ऑफ डिसिप्लिन बनाए रखने हैं, और वो कोड ऑफ डिसिप्लिन आपने म्यूचुअल कंसेंट से बनाने हैं, जिसमें कि एम्प्लॉयर की भी सुनी जाए और एम्प्लॉय की भी सुनी जाए। और म्यूचुअल कंसेंट से आप जो है कोड ऑफ डिसिप्लिन बनाएं। कोड ऑफ डिसिप्लिन का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। किसी इंडस्ट्री की टाइमिंग क्या होगी? 9 से 5 होगी, 9 से 6 होगी। लंच कितने टाइम कितने बजे करना है? अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लंच तो हमारे 1:30 to 2 होता है या 1 से 2 होता है। इंडस्ट्री अपने तरह से अपनी वर्किंग कंडीशन को देखते हुए, अपने वर्किंग आवर्स को देखते हुए आप फिक्स कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये गाइडलाइंस आपको जारी कर सकती है कि आपको लंच टाइम देना है एम्प्लॉइज़ को। कब देना है, कैसे देना है, तो ये म्यूचुअल कंसेंट से कोई भी इंडस्ट्री अपने लिए डिसाइड कर सकती है। इसको बोलेंगे कोड ऑफ डिसिप्लिन। आपको म्यूचुअल कंसेंट से कोड ऑफ डिसिप्लिन भी बनाना है। और ये जितनी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, सभी इंडस्ट्रियों को, जो बड़ी इंडस्ट्री हैं, उनको ये रिटन में डॉक्यूमेंट अपने पास रखने होते हैं। नेशनल प्रमोशन बोर्ड, गवर्नमेंट द्वारा नेशनल प्रमोशन बोर्ड का गठन किया गया। किसी एम्प्लॉय को कितने साल के बाद प्रमोशन होनी है, या प्रमोशन होनी है तो आपको क्या उसके डेजिग्नेशन रखने हैं। बहुत एक इंडस्ट्री में मैं जब HR था, तो वहाँ S1, S2, S3 इस तरह के क्लर्क्स के डेजिग्नेशन थे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव के थे E1, E2, फिर M1, M2। तो इस तरह आप चाहें तो किसी इंडस्ट्री में अपने हिसाब से कुछ प्रमोशनल बोर्ड के अनुसार या अपने रिटन डॉक्यूमेंट करके अपना कुछ गाइडलाइन स्टैंडिंग ऑर्डर बना सकते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करें तो स्टैंडिंग ऑर्डर में ये चीज़ें आती हैं कि जैसे आपने रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, आपकी रिक्रूटमेंट की क्या पॉलिसी है। आपने किसी एम्प्लॉय को अगर अपने एम्प्लॉय से बाहर निकालना है तो डिस्चार्ज कैसे करना है, उसके लिए आप उसको कितना बेनिफिट देंगे। आपने उसको हॉलीडेज देने हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं। लीव्स कितनी देनी है वो भी आप बना सकते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर भी दे सकते हैं। कि जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि आपको 12 कम से कम गस्टेड हॉलीडे होने चाहिए। आप स्टैंडिंग ऑर्डर में उसको 20 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। गवर्नमेंट की मिनिमम गाइडलाइंस है। आप चाहें कि आपके एम्प्लॉय अच्छे रिलेशन बनाने के लिए सभी त्योहारों का मजा लें तो आप दें, आप भी दे सकते हैं। गवर्नमेंट की कुछ एक आउटर गाइडलाइंस होती हैं, उस गाइडलाइंस के अंदर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन उन गाइडलाइंस को आप टोटली जो है इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये कुछ मैंने आपको बताया कि मेजर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या किसी इंडस्ट्री के द्वारा अपने किसी भी इंडस्ट्री में गाइडलाइन जारी की जाती हैं। मकसद यही है कि हमारे डिस्प्यूट कम हो, हमारी इंडस्ट्री अच्छी प्रोग्रेस करे, और इंडस्ट्री की प्रोग्रेस होने के साथ साथ प्रोडक्शन अच्छी हो, और हमारी नेशनल की इकोनॉमी भी ऊपर जाए। तो यही कुछ मैयर थे। बाकी आपको जो ऐसा लगा होगा कि कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी से अक्सर एक्सप्लेन नहीं की, इनको जब मैं अगले कोई लेक्चर बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि वेजिस बोर्ड क्या होता है, वर्क कमेटी के ऊपर अलग से बताऊंगा। तो प्लीज़ कीप वाचिंग, एंड आई होप जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं वहाँ अच्छे रिलेशन हों, और आप भी उस इंडस्ट्री के लिए अच्छे लॉयल होकर काम करें। थैंक यू।